राम राम सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा जो त्रिपुरा पीसीएस का फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर है उसको कंटिन्यू रखेंगे चर्चा में। आज की इस क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 85 तक चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले ही बताया हुआ था कि इसमें 85 क्वेश्चन तक ही है ना। जो 15 क्वेश्चन हैं वो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि वो किस किस चीज़ के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के हैं, जनरल साइंस के हैं, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लास को चालू करने से पहले आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यदि आपको लगे तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 7,000 प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके तहत 70 टेस्ट उपलब्ध कराएंगे। बाकायदा एमपीपीएससी के पैटर्न के अनुसार टेस्ट आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, है ना। इसके लिए आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम इसमें ऑलरेडी 3 टेस्ट अपलोड कर चुके हैं, जो कि तीनों टेस्ट किसके हैं, यूनिट 1 के, टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3 के हैं। ठीक है, जल्दी 4th टेस्ट अपलोड हो जाएगा। यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लोग कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। ये भी आपको जॉब्स वाला के एप्लीकेशन से ही ज्वाइन करना रहेगा। चलिए हम चालू करते हैं हमारी अपनी इस क्लास को, जिसके तहत हम क्वेश्चन नंबर 61 से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये आपका पेपर है, ये पेपर ऑलरेडी टेलीग्राम में प्रोवाइडेड है ना। उसके आंसर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि पेपर का 61st क्वेश्चन है। विच कंट्री इज अ रीजनल कोऑर्डिनेटर फॉर अ फाओ डब्ल्यूएचओ कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर एशिया, है ना, जिसका शॉर्ट नेम है CCASIA। ये जो क्वेश्चन पेपर है कब का है, 2022 का। ठीक है, इस 2022 के क्वेश्चन के हिसाब से फाओ डब्ल्यूएचओ कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर एशिया जो है, उसका कोऑर्डिनेटर, रीजनल कोऑर्डिनेटर एशिया के लिए कौन था। देखो, 2022 की परिस्थितियों के हिसाब से बात करें तो राइट आंसर क्या है, चाइना है। 2022 की परिस्थितियों के हिसाब से बात करें तो राइट आंसर क्या है, चाइना है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, वर्तमान में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीजनल कोऑर्डिनेटर है ये लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ये जो लगातार इसमें परिवर्तन होता रहता है, उस परिवर्तन के हिसाब से वर्तमान में बात करें तो एज ऑफ नाउ, है ना, इन इन द ईयर 2026, अभी वर्ष 2026 में आज की तारीख में कौन है, तो इसका 2026 में जापान है। कौन है? जापान है। ठीक है, आज की तारीख में आज कौन है, 2026 में जापान उसका रीजनल कोऑर्डिनेटर है। किसका? इस कमेटी का, CCASIA का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब आता है इस कमेटी के बारे में 2-3 बातें। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर एशिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट द 11th मीटिंग ऑफ कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन की, है ना। सबसे पहली बात आती है कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन की। ये पढ़ाया हुआ है, इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो यूट्यूब में यहीं पर सर्च करके देख सकते हैं। जब कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन की 11वीं बैठक हुई, है ना, कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन की 11वीं बैठक कहाँ हुई थी, रोम इटली में, है ना। कहाँ हुई थी? रोम इटली में। कब हुई थी? जुलाई 1976 में। कब हुई थी? जुलाई 1976 में। तब किसकी स्थापना की गई थी? तब स्थापना की गई थी CCASIA की, है ना। ये जो कमेटी थी, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, इसकी स्थापना की गई थी। तो CCASIA कमेटी कब बनाई गई? 1976 में बनाई गई। किसने बनाई? कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन ने बनाई। कब बनाई? 11th सेशन में बनाई, 11th मीटिंग में बनाई। ठीक है, कहाँ बनाई? रोम इटली में बनाई। अब काम की बात अगली आती है कि इसकी पहली मीटिंग हुई कहाँ थी। ये बना तो रोम में, ठीक है, लेकिन इसका पहला सेशन कहाँ हुआ था इस कमेटी का? तो इस कमेटी का पहला सेशन हुआ था जनवरी 1977 में नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? जनवरी 1977 में नई दिल्ली में इसका पहला सेशन आयोजित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन है, हमने कहा है ना, इस कमेटी का नाम क्या था, वापस से पढ़ेंगे नाम, फाओ डब्ल्यूएचओ कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर एशिया, है ना। किसके लिए है? एशिया के लिए है। तो कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन का इसी प्रकार से 6 रीजनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी हैं। कितनी हैं? 6 रीजनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटीज हैं, जिसमें से एक कहाँ पर है? एशिया में, एक यूरोप में। इस प्रकार से टोटल कितनी है? 6 कॉन्टिनेंट में टोटल 6 उसकी वो चल रही हैं, कमेटीज चल रही हैं। ठीक है, रीजनल कमेटी या रीजनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी चल रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम लेवल ऑफ मर्करी कंटामिनेशन इन अ फेस एज पर दी एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशंस 2011 इज, है ना, कि 2011 के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन के हिसाब से फिश में मैक्सिमम लेवल ऑफ मर्करी कितना हो सकता है, आपको भी पता है।
कि मरकरी की मात्रा यदि फिश में बढ़ेगी तो उसको अल्टीमेटली फिश को कौन कंज्यूम करता है, मनुष्य खाता है। मच्छी कौन खाएगा, तुम ही लोग खाओगे ना। तो मच्छी जो खाओगे और उस मच्छी में यदि मरकरी की मात्रा ज्यादा है तो तुमको बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी हो सकती है, मीना माटा रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है, मीना माटा रोग हो सकता है। तो भाई उसका एक क्या होना चाहिए, आइडियल लेवल होना चाहिए। वो आइडियल लेवल कितना है, यहीं पे क्वेश्चन किया गया है ना। ऑप्शन है 0.5 ppm बाई वेट, 0.005 ppm बाई वेट, 5 ppm, या फिर 0.05 ppm, है ना। जो एग्जैक्ट वो है आंसर है हमारा, वो क्या है, 0.5 ppm बाई वेट। मरकरी की मैक्सिमम मात्रा फिश में कितनी हो सकती है, 0.5 ppm बाई वेट। अब तुम क्या करोगे, होशियार लोग है ना, तुम होशियार लोग ओपन करोगे किसका, एफएसएस रूल 2011 को, है ना। किसको ओपन करोगे इंटरनेट में, एफएसएस रूल 2011 को ओपन करोगे। और उस एफएसएस रूल 2011 के अंतर्गत तुमको हर कंटामिनेंट की क्या है, मिल जाएगी आइडियल रेंज। जैसे उदाहरण के लिए टिन की कितनी होनी चाहिए, जिंक कितना हो सकता है मैक्सिमम, है ना। और ऐसे ही क्या हो सकता है, कैडमियम कितना, मरकरी कितना, मिथाइल मरकरी कितना, क्रोमियम कितना, सब का बताया गया है। जैसे क्रोमियम की बात करें तो रिफाइंड शुगर में क्रोमियम चूंकि जाता है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 20 पार्ट्स पर बिलियन। इवन मिलियन में भी नहीं है, बिलियन में है। 20 पार्ट्स पर बिलियन मतलब कहने का है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, ठीक है, शून्य के लगभग। हम किसकी बात कर रहे थे, मरकरी की बात कर रहे थे। हमारा आंसर क्या था, 0.5 ppm, ये रहा 0.5 ppm, ठीक है। अदर फूड्स में मतलब मरकरी फिश में कितना हो सकता है, 0.5 ppm। और अदर फूड्स में मरकरी कितना हो सकता है, लगभग 1 ppm के आसपास। कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है, लगभग 1 ppm के आसपास। कैडमियम की बात करें, जैसे कैडमियम क्यों रोकना है, यदि कैडमियम कैडमियम नहीं रोकोगे तो क्या रोग हो सकता है, इताई इताई रोग हो सकता है। कौन सा हो सकता है, इताई इताई डिजीज हो सकती है। तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, उसके कंटामिनेशन को बढ़ने से रोकना पड़ेगा। कितना उसका परमिसिबल लिमिट है, परमिसिबल लिमिट है 0.1 ppm। कितनी है, 0.1 ppm। टर्मरिक होल एंड पाउडर के फॉर्म में, टर्मरिक होल तुमने देखा हो, हल्दी, हल्दी का कभी भी तुमने वो देखा है क्या, मतलब बिना पीसी हुई खड़ी हल्दी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उस खड़ी हुई हल्दी में कैडमियम कितना हो सकता है और पिसी हुई हल्दी में कितना हो सकता है, उसका भी यहाँ पूरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमको किस तरीके से डेटा को समझना है, एक बात। दूसरा, क्या यहाँ लिखा हुआ पूरा कचरा याद करना है, नहीं, पूरा कचरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको वो चीज पे फोकस करना है जो चीज ज्यादा महत्व में रखती है, जो चीज ज्यादा उसमें रहती है, चर्चा में बनी रहती है। जैसे उदाहरण के लिए मरकरी कभी भी होल फूड में नहीं पूछा जाएगा, अदर फूड्स में नहीं पूछा जाएगा। मरकरी हमेशा सिर्फ किसमें पूछा जाएगा, फिश के मामले में ही पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि चर्चा का विषय कहाँ पर है, हॉट हॉट टॉपिक कहाँ पे बना रहता है, मरकरी फिश के बीच में ही बना रहता है, अदर फूड्स में नहीं बना रहता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 63rd क्वेश्चन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ द चैप्टर्स एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ द सेक्शंस। कि ये जो फूड सेफ्टी एक्ट हमारा 2006 का है, उसमें कितने अध्याय हैं और कितने उसमें धाराएं हैं, ठीक है। अध्याय को लेकर के बात करें तो उसमें 12 अध्याय हैं। धाराओं को लेकर के बात करें तो 101 धाराएं हैं। उन सभी अध्यायों का यहाँ पे एक समराइजेशन मैंने दिया हुआ है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप चैप्टर नंबर 1 में जाएंगे, अध्याय 1 में जाएंगे, जिसका नाम क्या है, प्रारंभिक। उसका नाम क्या है, प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी, है ना। उसमें 3 धाराएं हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। पहले सेक्शन का नाम क्या है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। दूसरे का नाम है कमेंसमेंट। तीसरे में क्या दिया हुआ है, डेफिनेशंस दी हुई है। समझ में आया बाबू, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, और ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12वां सेक्शन मिलेगा, जिसका नाम क्या है, मिसलेनियस। और इसमें भी बहुत सारी बातें की गई हैं। एक बात, तो कितनी बातें हो गई यहाँ पे। जो क्वेश्चन था, दो चीजों पे फोकस था, दो चीजों पे क्या क्या फोकस था। एक चीज था यहाँ क्या, यहाँ पे चैप्टर, दूसरा चीज था यहाँ पे सेक्शन। में तीसरी बात यहाँ पे जोड़ देता हूँ डैश लगा करके, वो क्या है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर। तो देयर आर 2 शेड्यूल्स, है ना। इस एक्ट में कितने शेड्यूल हैं, 2 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1 किसकी बात करता है, एफएसएसएआई के जोन्स की बात करता है। एफएसएसएआई कितने जोन है, 5 जोन है। एफएसएसएआई के कितने जोन हैं, 5 जोन हैं। इन 5 जोन में क्या किया गया है, राज्यों का विभाजन किया गया है, राज्यों का विभाजन किया गया है, ठीक है। और जो सेकंड शेड्यूल है हमारा, वो सेकंड शेड्यूल कवर करता है सेक्शन 97 को। क्या बात कही गई सेक्शन 97 में, उसमें ये कही गई है बात कि जो पुराने वो थे, हमारे लॉज थे, फूड लॉज थे, उनको रिपील कर दिया गया है।
पुराने फूड लॉज को रिपील कर दिया गया, तो कौन कौन से लॉज रिपीट हुए? टोटल 8 कानून रिपील हुए हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है शेड्यूल 2 में। 8 कानूनों के बाकायदा नाम मैंने पढ़ाए हुए हैं, कई बार पढ़ा चुका हूं, है ना, ये यहीं यूट्यूब में मिल जाएगा। तो उनके नाम कहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो अगला आता है 64th के माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग एट वेरियस पॉइंट्स इन अ कुकिंग ऑफ अ होल रोस्ट चिकन टू कंफर्म डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन इज एग्जांपल ऑफ, है ना, कि जो रोस्टेड चिकन की पकाने की प्रक्रिया में जो रोगाणुजनक होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हुए अथवा नहीं हुए, यदि आप इसका परीक्षण करते हैं तो इस परीक्षण को क्या कहा जाता है? शब्द है हमारे पास वेरिफिकेशन, करेक्शन एक्शन, हजार्ड एनालिसिस और क्रिटिकल लिमिट्स, ठीक है। देखो वापस से हमारा जो वो होता है फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, FSMS पढ़ाया हुआ है इसके बारे में ना, मतलब वो मत बन जाया करो, भय मत किया करो कि ये क्या बता रहा है, ठीक है, पढ़ाया हुआ है सब, डेली वीडियो देखोगे, कंटिन्यू देखोगे, सब पढ़ा रहा हूं मैं लगातार। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो पढ़ाया हुआ है उसमें कई सारे मैंने कंपोनेंट बताए थे, जैसे उदाहरण के लिए एक कंपोनेंट बताया था GMP हो गया, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, SOP हो गया। ऐसा ही एक कंपोनेंट पढ़ाया था HACCP, क्या पढ़ाया था? HACCP, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सिस्टम। अब तुमने इस पॉइंट को पढ़ लिया, तुमको लग रहा होगा कि आंसर हजार्ड एनालिसिस है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के अंतर्गत एक सब पॉइंट आता है, उसका नाम होता है वेरिफिकेशन। उसका नाम क्या होता है? वेरिफिकेशन। तो आप वेरीफाई करते हैं, आप क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, क्यों कर रहे हो टेस्टिंग? क्योंकि तुमको वेरीफाई करना है कि ये मरा कि नहीं मरा, है ना, बैक्टीरिया मरा कि नहीं मरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच सेक्शन ऑफ द FSS एक्ट 2006 कंटेन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द FSSAI? जो फसाई अथॉरिटी होती है ना, क्या होता है? फसाई अथॉरिटी होती है, वह कैसे बनती है? तो सेक्शन 1 में क्या दिया? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट दिया हुआ है। सेक्शन 2 में उसका इन्फोर्समेंट दिया हुआ है। सेक्शन 3 में डेफिनेशन दी हुई है। और सेक्शन 4 में क्या दिया हुआ है? FSSAI अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? FSSAI अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट दिया हुआ है। हम इसको बांचेंगे, हम इसको बांचेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन स्टेब्लिश करेगा? कौन स्टेब्लिश करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगी। फसाई को कौन स्टेब्लिश करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगी, पहली बात। दूसरा, द फूड अथॉरिटी shall be a body corporate by name aforesaid having a perpetual succession and a seal with a power and acquire to acquire hold and dispose of the property आदि आदि, उसकी पावर्स भी मेंशन कर दिया गया है। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा, ठीक है। फूड अथॉरिटी में स्टेब्लिश ऑफिस एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया, है ना, हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, ब्रांच जहां चाहे वहां वो लोग बना सकते हैं। ये सब बातें कहाँ लिखी हुई हैं? सेक्शन 4 में लिखी हुई हैं, ठीक है। अगला, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, है ना, या WTO की स्थापना कब की गई थी? देखो WTO जब बनाया गया है ना, WTO कब बनाया गया था? यहाँ पे यदि अभी आंसर के हिसाब से चल दें तो 1 जनवरी 1995 को बनाया गया। लेकिन जब WTO बनाया गया तो WTO की एक क्या थी? पूर्ववर्ती संस्था थी, है ना। WTO की क्या थी? एक पूर्ववर्ती संस्था थी, उसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, है ना। इसका नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, है ना, गेट। ये जो गैट संस्था है, इसको कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था ना। इसको कब बनाया गया था? गैट को 1948 में बनाया गया था। कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बनाया गया था, है ना। बाद में क्या हुआ? बाद में 1 जनवरी 1995 को WTO को बनाया गया और इस संस्था को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ये जो WTO बनाया गया, ये कैसे बना? तो ये 1994 के, है ना, ये है WTO कैसे बना? यह 1994 का एक मैराकस एग्रीमेंट हुआ था। क्या हुआ था? मैराकस एग्रीमेंट हुआ था, है ना, मैराकस एग्रीमेंट हुआ था, उसके आधार पर इसको बनाया गया। बात समझ में आई? तो 1948 में गैट बना था, 1 जनवरी 1995 को आपका WTO बना था। WTO को बनने का बेसिस क्या है? WTO के बनने का बेसिस है 1994 का मैराकस एग्रीमेंट बिटवीन दी नेशंस, सॉरी अमंग दी नेशंस, है ना, क्या हो जाएगा? अमंग दी वेरियस नेशंस, ठीक है। उनने मिलकर के क्या किया? इस संधि की थी और उस संधि के आधार पे ये WTO आपका बना था, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहिए मैराकस के साथ साथ, वो है उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। जब मैराकस एग्रीमेंट हो गया और मैराकस एग्रीमेंट हो गया, एग्जैक्टली मैराकस एग्रीमेंट जो हुआ वो किसका परिणाम था? उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन को। इसको इस तरीके से समझें, पूरा एक सीक्वेंस बना देता हूं मैं आपके लिए। 1948 में क्या बना था? गैट बना था,
बाद में नेगोशिएशंस चालू हुए। ये नेगोशिएशंस 1986 से लेकर के कब तक चले, 1994 तक चले। किस नाम से चले, उरुग्वे के नाम से चले, है ना, किसके नाम से, उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन के नाम से चले। ये जब खत्म हुए तो फिर क्या हुआ, 1994 में फाइनली मराकेस एग्रीमेंट हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ, 1 जनवरी 1995 को परिणाम स्वरूप WTO बन गया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर हेडक्वार्टर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, भारत इसका क्या है, फाउंडिंग मेंबर है। भारत इसका क्या है, फाउंडिंग मेंबर है। कितने सदस्य हैं, 166 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 166 सदस्य इसके वर्तमान में हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है द फूड हाइजीन रेटिंग फसाई है, जब मैक्सिमम स्कोर ऑफ, है ना। ये जो हाइजीन रेटिंग प्रोवाइड की जाती है, फूड हाइजीन रेटिंग प्रोवाइड की जा रही है, क्या प्रोवाइड की जा रही है, फूड हाइजीन रेटिंग। ये जो फूड हाइजीन रेटिंग कौन प्रोवाइड करता है, फसाई प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, फसाई। अब प्रश्न है कि ये मैक्सिमम रेटिंग कितनी है। ये यहाँ पर मैक्सिमम रेटिंग का आपको स्कोर मिल जाएगा। ये जो रेटिंग है यह पुअर से लेकर के कहाँ तक चलती है, एक्सीलेंट तक चलती है। कहाँ से जाती है, पुअर से लेकर के एक्सीलेंट तक जाती है। ये जो पुअर से एक्सीलेंट तक की कहानी है, उसमें पुअर मतलब क्या होता है, बिलो 20% की रेटिंग की गई है, स्कोर किया गया है। एक्सीलेंट का मतलब है 81 से 100 के बीच की रेटिंग की गई है, स्कोर किया गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्कोर कितना है, 100, है ना। मैक्सिमम स्कोर कितना है, 100। मोटा मोटा कहें ये स्केल कहाँ से कहाँ तक है, ये स्केल 1 से 100 तक है। ऐसा सामान्य भाषा में कह लीजिए कि ये स्केल कहाँ से कहाँ तक है, 100, उसमें 100 तक है। कितनी कैटेगरीज बनती हैं रेटिंग की, 5 कैटेगरी बनती है रेटिंग की। यही सब प्रश्न बनते हैं। ठीक है, रेटिंग की कितनी कैटेगरी है बाबू, 5 कैटेगरी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द अमाउंट ऑफ अ फूड एडिटिव विच कैन बी इंजेस्टेड डेली ओवर अ लाइफ टाइम विदाउट अप्रिशिएबल हेल्थ रिस्क, है ना। कि किस शब्द का प्रयोग किया जाता है उस प्रकार की चीजों के लिए, एडिटिव फूड एडिटिव चीजों के लिए, और जो उतनी मात्रा में ऐड किए जाते हैं जिसके बजाय, जिसके ऊपर डालने पर वो खराब ना हो, हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक ना हो। ठीक है, तो आप समझो ये मेरा खाद्य पदार्थ है, मैं इसमें फूड एडिटिव डाल रहा हूं। अब ये फूड एडिटिव में जो डाल रहा हूं ये हमेशा क्या रहेगा, एक इष्टतम उसमें रहेगा, मात्रा में रहेगा। ये जो इष्टतम मात्रा रहती है इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो शब्द होता है एक्सेप्टेबल डेली इनटेक। एक्सेप्टेबल डेली इनटेक का मतलब होता है कि इतनी मात्रा सुरक्षित है। यदि आप इससे अधिक मात्रा में कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, देन वो आपके लिए क्या हो सकता है, हेल्थ के लिए खराब हो सकता है, या आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो द एडीआई, ये आपका आंसर है। एडीआई क्या है, मींस द अमाउंट ऑफ फूड एक्सप्रेस्ड ऑन द बॉडी वेट बेसिस दैट कैन बी इंजेस्टेड डेली ओवर अ लाइफ टाइम विदाउट अप्रिशिएबल हेल्थ रिस्क एंड एन एडिटेटिव। ठीक है, देखो सिंपल सा कि क्या एक्सेप्टेबल डेली इंटेक सबके लिए सेम रहेगा, अब इसको भी यहाँ पे समझ लो। एक्सेप्टेबल डेली इंटेक कई पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। उनमें एक पैरामीटर होता है एज, दूसरा पैरामीटर होता है हेल्थ, तीसरा पैरामीटर होता है जेंडर, है ना। तीसरा पैरामीटर क्या होता है आपका, जेंडर हो जाता है। तो इस प्रकार के कई पैरामीटर, है ना, इस प्रकार के कई पैरामीटर क्या करते हैं, इस पर निर्भर करता है, जिसके आधार पे काम होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ ल्यूमिनेंस इन अ कुकिंग स्टेशन इन अ होटल और रेस्टोरेंट। ठीक है, ये ल्यूमिनेंस का लेवल कितना होता है ना, या होटल रेस्टोरेंट में या किचन सेक्शन में रोशनी या प्रकाश कितना होना चाहिए। ठीक है, हर चीज का निर्धारण किया गया है, पैरामीटर बनाया गया है। यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, होटल और रेस्टोरेंट में कितना होना चाहिए, एक बात ये हो सकती थी जो यहाँ नहीं की गई है, यहाँ पे की गई है होटल या रेस्टोरेंट के कुकिंग सेक्शन में कितना होना चाहिए, किचन में कितना होना चाहिए। यहाँ पे बात किसकी की गई है, किचन की गई है। ठीक है, तो द मैक्सिमम ल्यूमिनेक्स लेवल फॉर किचन ऑफ अ होटल रेस्टोरेंट शुड बी अंडर 500 लक्स, है ना। कितना होना चाहिए, लक्स क्या होती है, ल्यूमिनेंस की यूनिट होती है। लक्स क्या होती है, ल्यूमिनेंस मापने की यूनिट होती है, उसी प्रकार से जैसे वजन मापने की क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, अब आता है यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, ये लिस्ट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये लिस्ट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक समझ के लिए बस बता रहा हूँ कि कुछ यहाँ पे कवर्ड एरियाज दिए हुए हैं, है ना, जिनके नाम लिखे हुए हैं, और उनमें कितना ल्यूमिनेंस होना चाहिए उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, हमारा जो अभी हम बात कर रहे थे, जैसे मान लो कोई कैंटीन है, तो कैंटीन में कितना इल्यूमिनेंस होना चाहिए, 100 से लेकर के 200, अपर लिमिट क्या है 200 की। ठीक है,
यदि आप जैसे अभी आपका क्या दिया हुआ था, स्कूल कॉलेज की एक बात कर लेते हैं। स्कूल कॉलेज के में 3 हिस्से हो सकते हैं, एक लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, लेक्चर या क्लासरूम और वर्कशॉप। यहाँ पे कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 300 लक्स होना चाहिए। यदि हम डे लाइट की बात करें तो 500 लक्स होना चाहिए। वेटिंग रूम है, यदि सीढ़ियां हैं तो वहां पे कितना होना चाहिए, 150 लक्स होना चाहिए। हर चीज का एक पैरामीटर यहाँ पे क्या है, बना हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। होटल रेस्टोरेंट हमारा जो क्वेश्चन था उसमें यदि बात करें रिसेप्शन, डाइनिंग रूम और बेडरूम की, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 200 लक्स। अकाउंट्स और राइटिंग डेस्क यदि हैं वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट में तो 400 लक्स होना चाहिए। और इसी का यदि कुकिंग एरिया है तो कितना होना चाहिए, 500 लक्स होना चाहिए, जो कि हमारा क्या था, क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे आते हैं। the provision of a tolerance limit of precisions sorry pesticides है ना, the provision of a tolerance limit of pesticides, veterinary drug residue etc are in which section of the FSS Act 2006। हमारा जो FSS एक्ट है जिसमें हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि 12 चैप्टर हैं, 101 धाराएं हैं, तो उन 101 धाराओं में से किस धारा में कीटनाशकों के बारे में, वेटनरी ड्रग्स पशु औषधियों के बारे में, है ना, और ड्रग रेसिड्यू के बारे में चर्चा की गई है। ये आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस आपके वही हैं 24, 22, 21 और 20। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है हमारा सेक्शन 21, है ना। राइट आंसर क्या है, सेक्शन 21 है। ये सेक्शन 21 का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। पेस्टिसाइड्स, ठीक है, वही शब्द मेंशन था। वेटनरी ड्रग्स रेसिड्यू मेंशन था, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज मेंशन था, माइक्रोबियल काउंट्स मेंशन नहीं था, ठीक है। 3 शब्दों के आधार पर उन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ था। इनकी सेक्शंस आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी 101 सेक्शंस आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेनेशन की भी आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही काम का है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं दिया हुआ है कि ये लिमिट कितनी होगी। उस लिमिट को पढ़ने के लिए फिर आपको कहाँ जाना होगा, कंटामिनेशन रेगुलेशन बना हुआ है एफएसएसआई का, उसमें जाना होगा। कल मैंने इसको बताया हुआ था, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करना होगा, उसको वहां से देखना होगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही मेंशन किया गया है कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। यहीं पे आपको ऑप्शन दिया हुआ था, यदि मैं बात करूं, है ना, 21 हो गया। ऑप्शन में क्या था इसके अलावा, 20, 22 और 24। तो 20, 22, 24 को भी समझ लेते हैं। 20 में क्या दिया हुआ था, कंटामिनेंट्स, नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हैवी मेटल्स एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, हैवी मेटल्स होंगे, कंटामिनेंट्स होंगे, उनकी बात कहाँ की गई है, 20 में की गई है, ठीक है। इसके अलावा 22 में क्या बात की गई है, ठीक है। 22 में इसके अलावा क्या बात की गई है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड, प्रोप्रिएटरी फूड्स, इन सब शब्दों की चर्चा कहाँ की गई है, सेक्शन 22 में की गई है। ध्यान में रखना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जीएम क्रॉप की बात कहाँ की, जीएम फूड की बात की कहाँ की गई है, 22 में। ऑर्गेनिक फूड कहाँ, जैविक खाद्य पदार्थ कहाँ बात की गई है, 22 में। फंक्शनल फूड की कहाँ बात की गई, 22 में। फंक्शनल फूड पढ़ाया हुआ है, ठीक है, फंक्शनल फूड पढ़ाया हुआ, वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। इसके बाद प्रोप्रिएटरी फूड की बात कहाँ की गई, यहीं पर की गई है 22 में। 24 में क्या बात की गई है, 24 में रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोहिबिशन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। कुछ गलत तरीके से, है ना, कुछ गलत तरीके से आप कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। देयर शैल बी अ नो एडवर्टाइजमेंट फॉर फॉर अ मिसलीडिंग ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मिसलीड करने के उद्देश्य से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाएगा। ये बात कहाँ लिखी गई, 24 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। 71 कहता है ना, क्वेश्चन पेपर में भी चाहो तो देख लो यहाँ पर भाई, ये क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम में डला हुआ है, डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पे 71 में कि इज द fill in the blanks is the platform by FASI to promote the food and donation, stop food wastage and food loss in the country, ठीक है। यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहे हैं, ये लोग भाई लोग कह रहे हैं कि देश में फूड डोनेशन को, है ना, खाद्य दान को वो करने के लिए, भोजन दान को बढ़ावा देने के लिए, और भोजन का जो वेस्टेज होता है, नुकसान होता है, उसको रोकने के लिए, है ना, और फूड लॉस को कम करने के लिए इस देश में कौन सा एक वो चल रहा है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है। ये एग्जैक्टली हमारा क्या है, क्वेश्चन है। जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यह दो लोगों का क्या है, कोलैबोरेटिव वो है, वर्क है। एक जो व्यक्ति है उसमें संस्था है वो फसाई है, फसाई के साथ बहुत सारे लोकल एनजीओ मिलकर के काम कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोकल एनजीओ मिलकर के काम कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य क्या है, फूड डोनेशन को बढ़ावा देना, फूड वेस्टेज को रोकना, फूड लॉस को रोकना, है ना। यहाँ पर
जो सिद्धांत रखा गया है वो रखा गया है शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। जो सिद्धांत रखा गया है वो रखा गया है शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। शेयर करने में ही क्या है, भलाई है भाई। क्या शेयर करना है, फूड शेयर करना है ना। ये जो फूड शेयर करने की बात कही गई है उस वो चीज आती है। तो अब प्रश्न है कि भाई ये संस्था ये एग्जैक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, ये कौन है ना। तो ये क्या है हमारा, ये है इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस। क्या है, इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस, द इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस, IFSA, है ना। क्या कह सकते हो तुम इसको, IFSA के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। कब काय के नाम से, IFSA के नाम से। वापस लौटते हैं, ठीक है। IFSA हमारा राइट आंसर है, पॉइंट ए, ठीक है। IFSA फसाई और एनजीओ के साथ मिलकर के बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है, जो किस चीज के लिए काम करता है, फूड वेस्टेज को रोकने के लिए, फूड शेयरिंग को बढ़ावा देने के लिए, फूड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन प्रोसीजर टू चेक इफ HACCP प्रोग्राम इज वर्किंग शुडंट बी कंडक्टेड बाय, है ना। अभी हमने एक ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था, यदि याद हो तो, है ना। आज का दूसरा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोबायोलॉजिकल जो माइक्रोबियल जो टेस्टिंग की जा रही थी, है ना, उसको क्या बोलते थे, तो उसको वेरिफिकेशन बोल रहे थे। और वो वेरिफिकेशन किसके अंतर्गत हो रहा था, HACCP के अंतर्गत हो रहा था। अब क्वेश्चन है थोड़ा सा उल्टा, बात वही उसी पोर्शन की हो रही, बस थोड़ा सा एक अलग पॉइंट जोड़ दिया गया है। वो ये है कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस HACCP के अंदर होती है, वो कौन कंडक्ट करता है, वो किसके द्वारा कंडक्ट की जानी चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल कंसल्टेंट, बाहरी व्यक्ति से। दूसरा, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल मॉनिटरिंग। तीसरा, ट्रेंड पर्सन फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट। चौथा, SSCP टीम, है ना। राइट, व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल मॉनिटरिंग। किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है, किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति नॉर्मल हमारा डेली का काम करता है वही इसको क्या कर लेगा, कंडक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर है हमारा इसी में, इरेडिएशन फूड इज मार्क्ड विथ, है ना। जो इरेडिएटेड फूड होता है उसको किस चीज से क्या करते हैं, मार्क करते हैं, उसके लिए किस प्रकार का लोगो यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो इरेडिएटेड फूड होता है उसके लिए जो लोगो यूज करते हैं वो क्या होता है, रडूरा लोगो होता है। क्या होता है, रडूरा लोगो होता है। एक मिनट, ठीक है, रडूरा लोगो होता है। यहाँ पे जो रडूरा लोगो की हम बात कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, यदि आप देख पा रहे हो, ये रडूरा लोगो है, ठीक है। ये क्या है, रडूरा लोगो है। रडूरा लोगो किस में लगाया जाता है, उन सभी फूड आइटम्स में लगाया जाता है, फूड प्रोडक्ट्स में लगाया जाता है जो इरेडिएशन की टेक्निक से, कैसे, इरेडिएशन की टेक्निक से क्या किए गए हैं, प्रिजर्वेशन की मेथड अपनाई गई है जिनके लिए, ठीक है। तो और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है कौन मैनेज करता है, IAEA मैनेज करता है ना। कौन मैनेज करता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो इस सिस्टम को क्या करती है, मैनेज करती है। भारत में क्या किया गया है इसके लिए, ये मतलब लोगो लगाया जाएगा पैकेजिंग में, इसके लिए क्या प्रावधान 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 किया गया है, तो भारत में इसके लिए रेगुलेशन है, नाम क्या है उसका, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट पैकेजिंग लेबलिंग रेगुलेशन 2011, ठीक है। क्या नाम है उसका, फूड प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011। उसके आधार पे क्या किया जाता है कि पूरा पूरा लेबल लगाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 74th, ग्रे मोल्ड रॉट इज कॉज्ड बाय, है ना। जो ग्रे मोल्ड रॉट होता है वो किसके द्वारा वो होता है, फैलता है, या किसके कारण होता है, ठीक है। तो ग्रे मोल्ड जो रॉट रहता है वो किसके द्वारा होता है, बोट्राइटिस स्पीसीज के द्वारा। किसके द्वारा, बोट्राइटिस स्पीसीज के द्वारा ये क्या है, फैलता है। ये फंगस होता है एक तरीके का बोट्राइटिस, जिसका पूरा नाम होता है बोट्राइटिस सिनेरा, है ना। बोट्राइटिस स्पीसीज में स्पेसिफिकली कौन होता है, बोट्राइटिस सिनेरा, जो कि ये क्या होता है, फंगस होता है। दिस फंगस कैन इन्फेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ द प्लांट्स causing soft brown or a tan lesions that are often covered in a dusty grayish mold, ठीक है। अगला आता है द ग्रीन पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ अ मीट आर ड्यू टू, है ना। जो मांस होता है उसके उसमें जो ग्रीन या हरे धब्बे आ जाते हैं सरफेस में, वो किसके कारण होते हैं, इसमें कीटाणु के कारण वो देखने को मिलते हैं ना। तो जो ग्रीन पैचेस होते हैं वह पेनिसिलियम एक्सपांसम के कारण होते हैं। किस कारण होते हैं, ग्रीन पैचेस ऑन दी सरफेस ऑफ द मीट, है ना। मांस के ऊपरी लेयर में, सरफेस में, सतह में जो हरे हरे धब्बे आते हैं वह किसके कारण आते हैं, बैक्टीरिया के कारण आते हैं। वो कौन होता है, पेलिसिनियम एक्सपांसम। कौन होता है, पेलिसिनियम
एक्सपांसम, वह इस चीज को क्या करता है, कॉज करता है ना। ग्रीन पैचेस ऑन अ मीट आर प्राइमरली कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन, ये किस प्रक्रिया से होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द मीट, है ना, किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द मीट, है ना। उसमें क्या होता है, एक पिगमेंट डेवलप हो जाता है, वो पिगमेंट कैसा था, ग्रीन था। वो पिगमेंट मतलब क्या होता है, रंग, है ना, पिगमेंट मतलब क्या होता है, रंग। वो कैसा था, ग्रीन था। ये कौन कॉज करता है, ये पूरी की पूरी पेनिसिलियम स्पीसीज ही करती है, पूरी की पूरी कौन करती है, पेनिसिलियम स्पीसीज ही करती है। लेकिन हमारे यहाँ के लिए जो ऑप्शन दिया गया था वो क्या दिया गया था, पेनिसिलियम एक्सपांसम दिया गया था, ठीक है, पेनिसिलियम एक्सपांसम। यदि पेनिसिलियम एक्सपांसम के अलावा बात करें, ठीक है, तो और क्या क्या हो सकता है, पेनिसिलियम एस्पर्लम हो सकता है, पेनिसिलियम ऑक्जेलिकम हो सकता है। ये सब सेम मेथड उपयोग कर रहे हैं, वो मेथड कौन सी है, ऑक्सीडेशन, कौन सी है, ऑक्सीडेशन के कारण ये होता है, ठीक है। 76 क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन अर्गोट पॉइजनिंग, ठीक है। जो अर्गोटिज्म होता है, अर्गोट पॉइजनिंग को क्या बोलते हैं, अर्गोटिज्म बोलते हैं। अब प्रश्न है कि अर्गोटिज्म किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो अर्गोटिज्म होता है वो क्लेविसेप्स परप्यूरिया के कारण होता है, किसके कारण होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया के कारण। ये जो अर्गोट पॉइजनिंग होती है, इसका एक नाम होता है अर्गोटिज्म, जैसा मैंने बताया। एक दूसरा नाम होता है सेंट एंथनीज फायर, है ना, किसकी भाई, ये जो सेंट एंथनी हुए उसकी आग जो होती है ना, उसका एक नाम दे दिया गया है, सेंट एंथनीज फायर। तो इसके तीन नाम होते हैं एक ही चीज के, अर्गोट पॉइजनिंग, अर्गोटिज्म, सेंट एंथनीज फायर। किसके कारण कॉज होता है ये, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, इसका कॉजेटिव एजेंट है क्लेविसेप्स परपूरिया, कौन है, क्लेविसेप्स परपूरिया, ठीक है। caused by ingesting grains contained with ergot। ergot क्या है एग्जैक्टली, फंगस है दैट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिक एल्कलॉइड्स, है ना। ये क्या करता है, टॉक्सिक एल्कलॉइड प्रोड्यूस करता है, जो हमारे लिए क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। हिस्टोरिकली अर्गोटिज्म हैज बीन एसोसिएटेड विद द आउटब्रेक ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्रेड, है ना। शुरुआती चरण में कैसे हो रहा था, ब्रेड यदि आप क्या करेंगे, संदूषित या दूषित ब्रेड खाएंगे, क्या करेंगे आप, दूषित ब्रेड खाएंगे, तो ये समस्या आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। कौन सा होता है, क्लेविसेप्स परपूरिया। अगला, which type of chromatography the stationary phase is held in a narrow tube and the mobile phase is forced through it under pressure। यदि कभी भी केमिस्ट्री लैब में आपने एक बार भी क्रोमेटोग्राफी में प्रैक्टिकल किया है, तो मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। एकमात्र क्रोमेटोग्राफी जो इस तरीके से काम करती है, जिसमें स्टेशनरी फेज को क्या करते हैं हम, एक पतली कांच की उसमें ले लेते हैं, कांच की पट्टी में क्या करते हैं, हेल्ड करते हैं, रोकते हैं स्टेशनरी फेज को। और जो मोबाइल फेज होता है उसको हम क्या करते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में हम उसको क्या कर रहे होते हैं, रन करवा रहे होते हैं। एकमात्र जो क्रोमेटोग्राफी है इस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, वो कौन सी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कौन सी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, है ना। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, यदि आप केमिस्ट्री के छात्र नहीं है ना, यदि आप केमिस्ट्री और ऐसे फील्ड के छात्र नहीं हैं जहां पर आपको क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल कभी नहीं करवाया हो, कई बार आप उसके छात्र होते भी हैं लेकिन संस्थान या कॉलेज आपका कभी क्रोमेटोग्राफी करवाता ही नहीं, क्योंकि करवाने वाले कोई नहीं आता साहब, ठीक है। तो समझने के लिए बस सिंपल सा है कि एक सेपरेशन टेक्निक है, जैसे इवेपोरेशन होता है, जैसे आपका क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसी प्रकार से क्रोमेटोग्राफी भी होता है ना। मतलब प्रक्रिया सेम नहीं है, प्रक्रिया अलग अलग है, लेकिन काम सेम है। काम क्या है, सेपरेशन करना, दो सॉल्वेंट्स को सेपरेट करना, है ना, क्या करना, दो सॉल्वेंट्स को सेपरेट करना। तो उसके लिए इस मेथड का क्या है, यूज किया जाता है, जिसमें हम एक को स्टेशनरी फेज बनाते हैं, दूसरे को क्या बना देते हैं, हम मोबाइल फेज बना देते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या था, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटरीज स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड बाय। कोडेक्स एलिमेंटरीज स्टैंडर्ड्स को कौन यूज करेगा, अरे कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन को वही लोग यूज करेंगे जो उसके सदस्य होंगे, ठीक है। तो कोडेक्स मेंबर्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स हेल्थ, जो उसके सदस्य होंगे वही लोग उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। मतलब डब्ल्यूटीओ के जो वो होंगे, रूल्स होंगे, कौन फॉलो करेगा, जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर होंगे 168 सदस्य, ठीक है। आईएमएफ के कौन रूल फॉलो करेगा, वो जो आईएमएफ के सदस्य होंगे। वैसे ही कोडेक्स एलिमेंटरीज के स्टैंडर्ड्स कौन फॉलो करेगा, जो उसके सदस्य होंगे, ठीक है।
क्या ऑब्जेक्टिव उसका कॉडेक्स एलिमेंटरीज का, हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत डिटेल में दरअसल आपको पढ़ना चाहिए, और वो मैंने यूट्यूब में पढ़ाया हुआ, उसकी क्लास यहीं यूट्यूब में अपलोडेड है। बस काम की एक छोटी सी बात कि जो कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन है, हमने चूंकि कहा कि इसके मेंबर फॉलो करेंगे, तो कितने मेंबर है इसके, 189 मेंबर हैं, जिनमें से 188 क्या हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, और एक क्या है, यूनियन है। कौन सा यूनियन, यूरोपियन यूनियन, कौन सा, यूरोपियन यूनियन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया इसका मेंबर कब बना था, 1964 में बना था। इंडिया इसका कब मेंबर बना था, 1964 में बना था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी। किसने स्थापित किया था, फाओ ने स्थापित किया था। बाद में डब्ल्यूएचओ ने इसको क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था। तो फाउंडेड बाई डब्ल्यूएचओ प्लस फाओ ही बताना है, कभी अकेला नहीं बताना है। यदि अकेला आएगा तो अकेला ठीक है, यदि दोनों आए दोनों लगाना है, ठीक है। फाओ प्लस डब्ल्यूएचओ ने इसको क्या किया था, स्थापित किया था। द टर्म कॉडेक्स एलिमेंटरीज का मतलब होता है फूड कोड। कॉडेक्स एलिमेंटरीज कैसी भाषा का शब्द है, लैटिन का। हर लाइन में प्रश्न है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोडेक्स एलिमेंटरीज टर्म बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। क्या मतलब होता है, फूड कोड मतलब होता है, फूड लॉ मतलब होता है, उसको कोड को तुम लॉ भी कह सकते हो, कोई समस्या नहीं है उसमें, ठीक है। किसने बनाया वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो आगे आते हैं। 79th, राइबोटाइपिंग इज अ मेथड टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई बैक्टीरिया based on differences in rDNA. Database for which of the following bacteria have not been established rDNA. देखो ये क्वेश्चन अब क्या हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। ये क्वेश्चन कब का है, 2022 का है। आज कब से क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, ठीक है। तो 2026 आते आते क्या हुआ कि ये जितने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, इन सब पे क्या हो चुका है, डेटाबेस स्टेब्लिश हो चुका है। इन सब का डेटाबेस स्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। किसका, लिस्टेरिया का भी, स्टेफिलोकोकस का भी, और साल्मोनेला का भी। तो वर्तमान में यह प्रश्न सही नहीं बैठता है, ठीक है। वर्तमान में यह प्रश्न सही नहीं बैठता है, लेकिन इन्होंने जब 2022 में आंसर दिया था तो वो क्या आंसर था, डी, नन ऑफ दी एबव। लेकिन वर्तमान में वो फिट नहीं बैठता, ठीक है। तो राइबोटाइपिंग क्या होता है, पहले कि इज अ मेथड ऑफ बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आरएनए जीन डिफरेंसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए क्वेश्चन में क्या है कि राइबोटाइपिंग क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। तो राइबोटाइपिंग क्या है, राइबोटाइपिंग क्या है, बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन की क्या है, एक मेथड है, जिसमें हम आर आर एन ए जीन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया होता है, जैसे आपका और मेरा जो कोडिंग मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है ना। जबकि बैक्टीरिया में क्या होता है, आरएनए होता है। यहाँ पे हम आरएनए का यूज करते हैं, राइबोसोमल आरएनए का यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए। तो ये ध्यान में रखना है। अब जैसा क्वेश्चन में था कि भाई लिस्टीरिया, स्टेफिलोकोकस, साल्मोनेला, ये सब का डेटाबेस स्टेब्लिश हो चुका है, इसलिए हमारे आंसर नहीं है वो। तो बैसिलस, एंटेरोकोकस, एस्चेरिचिया कोलाई, लैक्टोबैसिलस, लिस्टेरिया, साल्मोनेला, है ना, और स्टेफिलोकोकस, ये फैमिलीज हैं, ये स्पीसीज हैं, ये कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया नहीं है, ये पूरी की पूरी क्या है, पैथोजेंस की स्पीसीज हैं, फैमिलीज हैं। और इन सब का डेटाबेस स्टेब्लिश आज की तारीख में हो चुका है इस मेथड से। 80th क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएसओ 22,000 इज, है ना। ये आईएसओ सर्टिफिकेट क्या होते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये आईएसओ सर्टिफिकेट्स बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, सेकंड क्लास में मिलेगा। ये जो पीवाईक्यू क्लास चल रहा है इसमें सेकंड क्लास में मिलेगा, ठीक है। 22,000 का मतलब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस 22,000 का क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब है इस्टेब्लिश फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या इस्टेब्लिश करना है, एफएसएमएस इस्टेब्लिश करना है। क्या इस्टेब्लिश करना है, एफएसएमएस इस्टेब्लिश करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ 22,000 इज प्रोवाइड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और एफएसएमएस किस बेसिस पे स्टेब्लिश करना है, एफएसएमएस के स्टेब्लिशमेंट का बेसिस वो होना चाहिए जो ग्लोबल लेवल पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 22,000 इससे डील करता है। अगला 81st क्वेश्चन, अंडर एफएसएस रेगुलेशंस द फूड अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड मेंबर से संबंधित। ये क्वेश्चन कई बार पीछे करवा चुका हूं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये सब कहाँ मेंशन है, हमारा जो फूड लॉ है 2006 का, उसके सेक्शन 5 में मेंशन है। कितने लोग होने चाहिए, 22 लोग होने चाहिए। कितनी महिला होनी चाहिए, 1/3 महिला होनी चाहिए। कितनी महिला हो जाती हैं, 7 महिला हो जाती हैं। कितने सदस्य होंगे, 21 सदस्य होंगे। एक क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये सब कुछ मैंने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा दोस्त, है ना। ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है।
अगला 82 क्वेश्चन, इन फूड एनालिसिस रियल टाइम पीसीआर टेस्ट आर नॉट यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पीसीआर टेक्नोलॉजी होती है उसको रियल टाइम बेसिस पे हम निम्नलिखित में से किस चीज के लिए यूज नहीं करते हैं ना। पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन है मेथड है ना, पॉलीमरेज पीसीआर क्या है एग्जैक्टली, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन निम्नलिखित में से किस चीज के लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो डिटेक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिटेक्शन ऑफ जीएम ऑर्गेनिजम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलर्जेंस, इन सब में से किसी के लिए भी इसका यूज नहीं किया जाता। राइट आंसर क्या है हमारा डी, राइट आंसर क्या है डी। पीसीआर के यूज क्या हो जाते हैं, एक हो जाता है क्वांटिफाई करना, डिटेक्ट जीएमओज है ना, इसमें एग्जैक्टली आपका वो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो डी। इसके बाद कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं तो पूरी एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट को आप देख लेंगे। अगला 83rd क्वेश्चन, अंडर एफएसएस रेगुलेशन द डिनाइड क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क सैंपल रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द फूड एनालिस्ट, है ना। फूड सैंपल कौन कलेक्ट करता है, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर कलेक्ट करता है। वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन हो सकता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो सकता है। अब फूड सैंपल जो कलेक्ट किया जा रहा है उसकी भी एक फिक्स क्वांटिटी, इससे ज्यादा नहीं लेना है। जैसे किसी डेयरी में फूड सेफ्टी ऑफिसर ने क्या किया, इंस्पेक्शन किया और वहां से उसको मिल्क सैंपल लेना है, तो वो मिल्क सैंपल कितना ले सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ टेकिंग द सैंपल, 500 ml, आधा लीटर, कितनी है, आधा लीटर। अब ये पूरा का पूरा मेंशन है, बकायदा लॉ में मेंशन है, ठीक है, किसकी किसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है। यदि मिल्क है तो 500 ml, यूएचटी है तो भी 500 ml ही रहेगा। यदि आप मलाई या दही का सैंपल ले रहे हैं तो 200 ग्राम हो जाता है, ठीक है। यदि कोई आइसक्रीम का सैंपल ले रहे हैं तो 300 ग्राम हो जाता है। यदि आप बेकिंग पाउडर का सैंपल ले रहे हैं तो 100 ग्राम हो जाता है। वनस्पति तेल का ले रहे हैं 400 ग्राम हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा एसाफोएटिडा का ले रहे हैं तो 100 ग्राम हो जाता है। एसाफोएटिडा क्या है आपका, हींग होता है ना, हींग। बात समझ में आई कि हर चीज का क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफाइड सैंपल होना चाहिए। और वो कौन कलेक्ट करेगा, एफएसओ कलेक्ट करेगा, किसको सबमिट करेगा, फूड एनालिस्ट को सबमिट करेगा, किसको, फूड एनालिस्ट को सबमिट करेगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। 84th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिपील्ड इन एफएसएस एक्ट 2006। निम्नलिखित में से किसको एफएसएस एक्ट 2006 से रिपील नहीं किया गया था, किसको रिपील किया गया, बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 97 में एक्ट के। और कहाँ लिखी हुई है, शेड्यूल 2 में। कहाँ पे लिखी हुई है, शेड्यूल 2 में। कितने लॉ रिपील हुए थे, 8 कानून रिपील हुए थे। कौन सा इनमें से रिपील नहीं हुआ था, इनमें से जो रिपील नहीं हुआ वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसका कोई संबंध नहीं इस बात से, है ना, उसका इस बातों से कोई संबंध नहीं है। जो रिपील हुए वो सेकंड शेड्यूल में ऑलरेडी क्या है, मेंशन है। यहाँ पे आप इस लिस्ट को एक बार देख लेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन है ना, 85th क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू गेट ईट राइट स्टेशन रेटिंग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन पहला स्टेशन है जिसको ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया था। देखो, देश में जो पहला ईट राइट स्टेशन था वो कौन था, चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर दूसरा ढूंढना पड़ेगा। दूसरा जो स्टेशन था वो क्या था, मुंबई सेंट्रल, है ना। दूसरा स्टेशन क्या था, मुंबई सेंट्रल। पहला जो स्टेशन था वो क्या था, चंडीगढ़। दूसरा जो स्टेशन था वो क्या था हमारा, मुंबई सेंट्रल, ठीक है। कौन सा, मुंबई सेंट्रल, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो स्टेशन हैं उनकी एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जितने भी स्टेशन ईट राइट स्टेशन के तहत शामिल किए गए हैं उनकी एक लिस्ट दी हुई है। आपको जो प्राइमरली याद रखना है वो क्या याद रखना है, भोपाल। भोपाल की कितनी रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग दी गई। भोपाल को कैसी रेटिंग दी गई है, 4 स्टार रेटिंग इसके तहत प्रदान की गई है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट मध्य प्रदेश के स्टेशन की यहाँ पर लगी हुई है, चाहें तो आप इसको भी देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से इसको उठाया गया है, ठीक है। चलो, तो ये हमारी पूरी क्लास थी जिसमें आज हमने त्रिपुरा पीएससी के पूरे क्वेश्चंस को खत्म किया है। नेक्स्ट क्लास से, कल की क्लास से हम लोग केरल पीएससी के 2015 के पेपर की चर्चा चालू करेंगे, है ना। किसकी, केरल पीएससी 2015 के पेपर की चर्चा चालू करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, इस क्लास में ही बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।